इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। तमाम जमातों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ। मध्य प्रदेश में एक मरहले और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। आबकारी पॉलिसी मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से आज होगी तफ्तीश। ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए किया तलब। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की अखलाकियात कमेटी के सामने होंगी पेश। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेने और सवाल पूछने का है इल्जाम। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल में भारतीय बिरादरी से की दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में ताउन की अपील। पुर्तगाल के बाद वजीर खारजा आज से करेंगे इटली का दौरा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण अपनी श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस से करेंगी खिताब। भारत श्रीलंका बिजनेस समिट में भी लेंगी हिस्सा। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का श्रीलंका से होगा मुकाबला। टीम इंडिया मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की करेगी कोशिश। सबकी नजरें विराट कोहली पर रहेंगी मरकूज। गोवा में जारी कौमी खेलों में आज हॉकी, बॉक्सिंग, रोल बॉल समेत दीगर मुकाबले अपनी ताकत दिखाएंगे खिलाड़ी। 56 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन पर है महाराष्ट्र। सर्विसेज दूसरे नंबर पर, जबकि हरियाणा तीसरे नंबर पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सभी पार्टियों ने तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। मध्य प्रदेश इंतखाबात के लिए कांग्रेस लीडर कमलनाथ आज मुतअद्दिद अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वहीं रियासत में पर्चा नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन है। रियासत की सभी 230 सीटों के लिए पर्चा नामजदगी की जांच के बाद 4439 में से 2916 कागजात नामजदगी नाअहल पाए गए हैं। रियासत में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के लिए भी तमाम जमातों ने तशहीर तेज कर दी है। रियासत में दूसरे मरहले के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए हैं। दूसरे मरहले के लिए इंतखाबात में 70 सीटों पर 17 नवंबर को पोलिंग होनी है। वहीं 7 नवंबर को रियासत में पहले मरहले का इंतखाब होगा। 17 नवंबर को पोलिंग होनी है और 7 नवंबर को पहले मरहले के इंतखाबात किए जाएंगे। बीजेपी का मतलब कमिटमेंट विद डिसिप्लिन है। ये बात जयपुर की छोटवाड़ा असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कही है। इस वक्त जयपुर रूरल से रुकने पार्लियामेंट राज्यवर्धन राठौर राजस्थान में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी के कौमी तर्जुमान भी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उनसे हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने खास बातचीत की। मैं इस वक्त जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ हैं जाने माने बीजेपी के कैंडिडेट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कितना अच्छा इत्तेफाक है। प्रधान मोदी जी का पहले तो कार्यकाल जो रहा है पिछले 10 साल में, उसमें पूरे देश में एक प्रगति का माहौल, एक विश्वास का माहौल हुआ है। ब्रांड भारत वो पूरी दुनिया में माना जा रहा है। लोगों को अपने अंदर एक नया विश्वास जगा है। तो अब ये जरूरी है कि केंद्र सरकार उसमें जम के काम करना है, विकास करना है। बेसिक बुनियादी जरूरतें की यहाँ पर जरूरतें हैं, उसको पूरा करना है। सो एक बहुत ही शानदार अवसर है। मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर भी एक लर्निंग कर्व है। ये चुनावी दंगल जो है, इसमें ऑपोजिशन का कैंडिडेट भी होता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई है जो
कटारिया जी हैं कांग्रेस से, उन्होंने तो कह दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, तो इसमें क्या माना जाए? मैं कांग्रेस की मुश्किल समझता हूं और कारण ये हुआ कि पिछले 5 साल जिस तरह से उन्होंने लूट मचाई राजस्थान में, जिस तरह से झूठे नारे दिए, झूठे वादे करे, अब कौन सा चेहरा लेकर जनता के सामने जाएंगे? जनता के पास जाना मुश्किल हो रहा है उनके पास। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैदान में उतरना नहीं चाहते, तो उनके अंदर का जो द्वंद्व युद्ध है, जो घमासान है, वो सड़कों पे ना आए, वो उस वजह से चिंतित हो रहे हैं। और वही कारण है कि वो अभी तक अपनी घोषणा नहीं कर पा रहे सीटों की। अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमने बहुत सी पब्लिक के लिए योजनाएं दी हैं और हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आए, क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है कि एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती है या एंटी इनकम्बेंसी काफी होगा? हम तो जो काम कर रहे हैं वो ऐसा जबरदस्त काम कर रहे हैं जिसके अंदर पाई का हिसाब हो रहा है। हम रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करते हैं, वंशवाद की नहीं करते। हम डेवलपमेंट वाला राजनीति करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। और जिस तरह से विकास हम कर रहे हैं, हम तो उसी पर यहाँ पर चुनाव लड़ लेते। लेकिन जो इन्होंने हालत करी है राजस्थान की, वो तो राजस्थान को माइनस में ले गया है। वो 5 साल पीछे ले गया। उन्होंने किसानों को नहीं बख्शा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, युवाओं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा है राजस्थान में। केवल और केवल, जैसे आप बोल रहे हो ना, एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो गया है। कांग्रेस खड्डे में गई है, लेकिन एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो गया है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। इस चुनाव में आपकी यूएसपी क्या रहेगी? अब एक्शन ओरिएंटेड है, स्पीड ऑफ वर्किंग है, स्कोप बड़ा हो, स्पीड ऑफ वर्किंग हो, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी हो। हर 3 महीने में हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं कि हमने क्या बदलाव लेकर आए। ये बिल्कुल ही नया युग है। तो यूएसपी ये है, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू वर्क विद डिसिप्लिन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का वैल्यू है। ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका यह कहना है कि कमिटमेंट विद डिसिप्लिन, और क्यों ना हो क्योंकि वो खुद एक फौजी रह चुके हैं। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग पार्टी के मरकजी दफ्तर दिल्ली में हुई। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह समेत इंतकामी कमेटी के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में राजस्थान और तेलंगाना की बकिया सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। बीजेपी ने अब तक तेलंगाना के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा बीजेपी ने राजस्थान में अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया है। पार्टी को 76 असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। माना जा रहा है कि आज होने वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में राजस्थान की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना के हवाले से आइंदा फहरिस्त के लिए उम्मीदवारों के नामों का भी जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में घपले की तहकीकात की जांच की आज अब वजीर आला अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। आज इस सिलसिले में ईडी उनसे सवालात करेगी। ईडी ने हाल ही में इस घपले से मुतालिक माली खुर्द-बुर्द के मामले में केजरीवाल को समन जारी किया है। ईडी ने केजरीवाल को जारी समन में कहा है कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल के सबूत मौजूद हैं। ईडी से पहले सीबीआई ने इस साल अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी। ताहम सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल को मुलजिम नहीं बनाया गया था। ईडी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लीडरों का दायरा तंग हो गया है। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की अखलाकियाती कमेटी के सामने पेश होंगी। इससे पहले महुआ ने लोकसभा की अखलाकियाती कमेटी के सामने पेश होने के लिए मजीद वक्त मांगा था। महुआ को 31 अक्टूबर को कैश फॉर क्वेरी केस के इल्जाम में पेश होने के लिए बुलाया गया था। रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा पर इल्जाम है कि उन्होंने तहाइफ और पैसों के बदले पार्लियामेंट में सवाल पूछे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर महुआ पर पैसे लेने और एक ताजिर के खिलाफ सवाल पूछने का इल्जाम लगाया है। इसकी वजह से महुआ की पार्लियामेंट की रुकनियत भी खतरे में पड़ गई है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। पुर्तगाल के वजीर खारजा
योक्राविनो ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को फरोग देने में पुर्तगाल के ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पोर्टो 2021 छोटी कॉन्फ्रेंस इस सिमत में अहम रही है। डॉक्टर जयशंकर ने बराह रास्त फिजाई राब्ते की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत में जारी तब्दीली की इस्लाहात का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि इससे ताउन के नए मौके पैदा हुए हैं। उन्होंने भारत पुर्तगाल सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह मनाने में पुर्तगाल में मुकीम भारतीय बिरादरी से ताउन की भी अपील की है। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली के 2 रोजा दौरे पर हैं। पुर्तगाल के दौरे के बाद वजीर खारजा इटली रवाना होंगे। इटली में वजीर खारजा अपने हममनसब एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा भारत इटली पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा वो भारतीय कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के श्रीलंका के 6 रोजा दौरे का आज दूसरा दिन है। निर्मला सीतारमन आज श्रीलंका में भारत निजात तमिलों की आमद के 200 साल मुकम्मल होने के मौके पर श्रीलंका की हुकूमत की तरफ से मुनक़दा नाम 200 कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगी। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे और वजीर आजम दिनेश गुणवर्धन भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैनेडी में श्री डालडा मालेगोआ में पूजा की। सीतारमन ने असगिरी और मालतवे के मुमताज़ मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर खजाना ने अनुराधापुरा में जयश्री महाबोधि पर भी खराज अक़ीदत पेश किया। अपने दौरे के दौरान निर्मला सीतारमन भारत श्रीलंका बिजनेस समिट से भी खिताब करेंगी, जिसका मौजू कनेक्टिविटी को बढ़ाना, खुशहाली के लिए शराकत, 2 तरफा इक़्तिसादी ताउन और तिजारत को फरोग देना होगा। वजीर खजाना इस दौरे में अहम बातचीत और सिफारती बातचीत में भी शामिल होंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज वाराणसी के 1 रोजा दौरे पर जाएंगे। जगदीप धनखड़ दीनदयाल हस्तकला संकुल, ट्रेड सेंटर और म्यूजियम में मुनक़िद होने वाली 51वीं नेशनल कंपनी सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। जगदीप धनखड़ काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, जहां वो दर्शन और पूजा करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वो करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम यौम हरियाणा और रियासत में बीजेपी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है। वज़ीर आला मनोहर लाल की सदारत में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्कीमों के तकरीबन 40 से 50 हज़ार इस्तफ़ादकंदगान के शिरकत करने का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मरकज़ और रियासत के फलाही स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन से बातचीत करेंगे। अगली खबर दिल्ली से। दारुल हुकूमत दिल्ली में आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हवा के म्यार का इंडेक्स 343 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि बहुत बुरे खराब ज़िम्रे में है। आलूदगी की सतह इस कदर खराब हो गई है कि सुबह धुएं की एक घनी चादर नजर आई, जिसकी वजह से अब लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आलूदगी की संगीन सूरत हाल के पेश नजर माहिरीन ने मास्क पहनने का मशवरा दिया है। दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में हवा के म्यार की सतह 397 रिकॉर्ड की गई है। आने वाले दिनों में हवा का म्यार मजीद खराब होने का खदशा है। दूसरी जानिब पंजाब की हवा भी इंतहाई खराब ज़िम्रे में दर्ज की गई है, जहां लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात की सुर्खियों पर। उर्दू अखबारात की सुर्खियों में जो सबसे पहली सुर्खी हमने ली है वो ली है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है दिल्ली के हवा का म्यार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में, लोगों को सांस की तकलीफ और इसके साथ साथ आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। 300 से भी ज़्यादा ऊपर दर्ज किया गया है IQ इंडेक्स। और इसके अलावा साथ साथ के जो NCR का रीजन है वहाँ पर भी हवा का म्यार काफ़ी ख़राब होने का मजीद खदशा जताया जा रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में पंजाब में भी हवा का म्यार काफ़ी ख़राब है। इसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं, अगली सुर्खी ले रहे हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से ही।
और ये है गाज़ा से मुतालिक, गाज़ा के जबालिया पनाहगज़ीर कैंप पर हमला और बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा है। मंगल की देर रात हमले में 50 से ज़ायद हलाकतों का दावा किया गया है। रफा बॉर्डर गैर मुल्की शहरियों के लिए खोल दिया गया है। और इस बीच अगर बात करें भारत की, तो मोदी और हसीना ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। बांग्लादेश और भारत के बीच कई तरक्याती मंसूबों को मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान की मदद से तैयार करदा 3 तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वर्चुअली तौर पर इन मंसूबों के ऊपर काम करने की शुरुआत की गई है। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का खलीज बंगाल में कामयाब तजर्बा किया गया है और चीन के साथ सरहदी तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी बहरिया ने एक बार फिर से अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब से जख्मी और गैर मुल्कियों के लिए रफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया है और वहां से गजा पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले फ़िलहाल तेज़ हैं। तो इसराइली फ़ौज का एतराफ़ है कि ज़मीनी कार्रवाई के दौरान बहुत से लोग हलाक हो रहे हैं। काफ़ी नुकसान दोनों तरफ हो रहा है और इस बीच में लोग जो हैं वो तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं इस क्रॉसिंग के खुलने से और यहाँ से इनखला भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज 1,20,000 असातिज़ा को तकर्रुरी नामे दिए जाएंगे। नीतीश कुमार गांधी मैदान में असातिज़ा को तकर्रुरी नामे दिए जाएंगे और इस प्रोग्राम में सभी ज़िला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर और वज़ीर आला मौजूद रहेंगे। बिहार से ये खबर और अगली अखबार का हम रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में मस्जिद और मंदिर के करीब गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली के तमाम मजहबी मकामात के करीब गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी है। मंदिर, मसाजिद, गुरुद्वारे और शमशान के 150 मीटर के दायरे में ये पाबंदी आयद रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शिंदे सरकार मराठा रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है और इस बीच में अमन की अपील की गई है। मुत्तफिक हैं इस बात पर कि मराठा रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी जाए। ये थे उर्दू अखबारात और उनकी चंद सुर्खियां। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुल्क की पहली वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2 लॉन्च की है। इसका मकसद ई कॉमर्स सहूलियात के जरिए अहल मुसाफिरों के लिए दिल्ली मेट्रो में सफर को आसान बनाना है। पेश है ओपी यादव की यह बेहद खास रिपोर्ट। सहूलियात का शानदार तोहफा देते हुए मुल्क की पहली वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च की है। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि मोमेंटम 2 मेट्रो के लिए हिंदुस्तान की पहली वर्चुअल शॉपिंग ऐप है, जिसमें दिल्ली मेट्रो कार्ड्स की फौरी रिचार्ज और दीगर यूटिलिटी खिदमात के लिए स्मार्ट अदायगी के इख्तियारात जैसी खुसूसियात शामिल हैं। ये ऐप QR टिकटिंग, मेन लाइन और एयरपोर्ट लाइंस, ई शॉपिंग, डिजिटल लॉकर, स्मार्ट यूटिलिटी पेमेंट्स और मेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत सी खदमात फराहम करेगी। सारी चीजें ऑन द गो, यहाँ पर वो ट्रेन के अंदर बैठा है, अपने ऐप पे उसने ऑर्डर किया, वो जहाँ पे डेस्टिनेशन स्टेशन है वहाँ पे अवेलेबल हो गया, लॉकर से लेके घर चला गया। दूसरी चीज़ ये इस पे टिकटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, वो उसके लिए बहुत कन्वीनियंस है, कैशलेस है। थर्ड है जो इसमें AI यूज़ करके वो पैसेंजर की प्रेफरेंसेस के बारे में वो जानेंगे, वो जिस एरिया में जा रहा है इन सब से कुछ सेल चल रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चलेगी। इस काम में DMRC को तकनीकी मदद फराहम करने वाले टेक्नोक्रेट्स ने भी इसे सार्फिन के लिए बेहद मुफीद बताया। सॉफ्टवेयर हमारा है, ऐप हमने डेवलप करी है, जो फीचर्स हम लेके आए हैं वर्चुअल स्टोर का, लॉकर का, ये पहली बार भारत में हो रहा है। विदेश में लॉकर्स वगैरह अवेलेबल हैं, वहाँ पे होते हैं, बट हिंदुस्तान में ये इट हैज़ बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको हर बार ट्रैवल करोगे, आप कुछ भी काम करोगे इस ऐप के थ्रू, तो आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। उन लॉयल्टी पॉइंट्स का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पेमेंट के लिए हो, चाहे वो कुछ सामान खरीदने के लिए हो, वो सब की हम इसमें सुविधा देंगे। ये ऐप स्टेशन की मालूमात के साथ साथ सहूलियात की जगह, गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, प्लेटफॉर्म और पहली और आखिरी ट्रेन के औकात के बारे में भी जानकारी देगी। बाइक, कैब,
ये सभी सहूलियात मुसाफिरों के लिए मुकर्ररा वक्त पर रखी जा सकती हैं। अगर आप फूड आउटलेट या एटीएम तलाश कर रहे हैं तो आप उन्हें इस ऐप के जरिए तलाश कर सकेंगे। ऐप स्टेशनों पर दस्तयाब दुकानों, आउटलेट्स और एटीएम के बारे में भी तमाम मालूमात फराहम करेगी। ऐप के जरिए सारिफीन घरेलू बिल जैसे बिजली, गैस, मोबाइल, डीटीएच, फास्टैग वगैरह के अदायगी भी कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं के हितों में अक्सर नवाचार करता रहता है और इसी क्रम में अब एक और नवाचार देश के सामने है। जी हाँ, यह है DMRC मोमेंटम 2.0। इसके जरिए एक और जहां दैनिक जीवन में आवागमन के उपभोक्ताओं को सरल और आसान सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर QR टिकटिंग के अलावा वर्चुअली स्टोर पर खरीदारी के साथ साथ डिजिटल लॉकर जैसी कई तरह की अन्य सुविधाएं भी उपभोक्ताओं को मिलेगी। मेरे सोगी कैमरामैन सनी कालरा और सौरभ के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। दुनिया की पहली मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट बरतानिया में जारी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने AI से पैदा होने वाले खतरात से खबरदार किया। कमला हैरिस ने कहा कि मसनूई ज़हानत के गलत इस्तेमाल से इंसानियत के वजूद को खतरा लाक हो सकता है और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। कमला हैरिस ने कहा कि दुनिया को AI, साइबर हमलों या हयातियाती हथियारों जैसे खतरात का सामना है। इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने बुध को बरतानिया में मसनूई ज़हानत से मुतालिक दुनिया के पहले आलमी सरबराही इजलास में अपने खिताब में कहा कि भारत AI को खुले दिल, सलामती, एतमाद और जवाबदेही की नज़र से देखता है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल सिर्फ एक या दो ममालिक के बजाय अक़वाम के इत्तेहाद से चलना चाहिए। Our Prime Minister Narendra Modi ji has for several years argued that the future of tech, whether it be innovation, whether it be partnerships, or indeed the institutional framework for regulating technology and innovation for the common good of all humans and all mankind should be driven by a coalition of nations rather than just one country or two countries. And that the institutional framework should be less episodic and a lot more sustained and with strategic clarity. इसराइल के वज़ीर दफ़ा योव गैलेंट ने गजा की सरहद के नज़दीक सिक्योरिटी फोर्सेस से मुलाकात की। इसराइली फ़ौज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुलाकात के बारे में मालूमात दी गई हैं। हमास के अचानक हमले के जवाब में इसराइली फ़ौज की जानिब से गाज़ा पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल की कार्रवाई से गाज़ा में अब तक 8,500 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसकी अफ़वाज ने गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और गाज़ा पट्टी में हमास और इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। एक दूसरे पर मुसलसल रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ इसराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसराइली फ़ौज हमास के दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने में मसरूफ़ है। हमास पर आसमान से ज़मीन तक हर जगह से हमला हो रहा है। गाज़ा शहर में एक बार फिर आग के शोले देखे गए। गाज़ा के महकमा सेहत का कहना है कि हमलों में कम अज़ कम 8,796 फ़िलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 3,648 बच्चे भी शामिल हैं। और रुख करते हैं खेल के मैदान का। आलमी कप में नाकाबिल तस्खीर भारतीय टीम का आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ मुकाबला होगा। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई जाए। भारतीय टीम ने अब तक खेले गए मुकाबले में 6 मैच जीते हैं और सभी मुकाबलों में जीत हासिल की है। दूसरी जानिब बात अगर करें श्रीलंका की तो 6 मैचों में टीम को 4 में शिकस्त मिली है। इनका सेमीफाइनल में पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। टीम को गुज़िश्ता मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ कोई गलती करना नहीं चाहेगी। टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इस बीच गोवा में जारी 37वें कौमी खेलों में खिलाड़ियों की जबरदस्त कर कई मुकाबलों में अपनी ताकत का मुजाहरा करते नजर आएंगे। सख्त मुकाबले के दरमियान महाराष्ट्र की टीम 56 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन पर है, जबकि सर्विसेज अब तक 33 गोल्ड मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर है। हरियाणा 24 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।